दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक फ़नी स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है गोट और डेमन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? गोट का मतलब होता है बकरी और डेमन का मतलब होता है राक्षस, दानव, पिशाच, भूत, उसे डेमन कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? गोट और डेमन मतलब कि बकरी या राक्षस। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को पूरे ध्यान से सुने। यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। और दोस्तों, यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अपॉन आ टाइम देयर लिव्ड आ ब्राह्मण नेम्ड सीताराम। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब होता है रहना, निवास करना, और ये सेकंड फॉर्म है लिव्ड। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ ब्राह्मण, एक ब्राह्मण रहता था। नेम्ड सीताराम, सीताराम नाम का, या कहते हैं या कह सकते हैं सीताराम नामक। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक समय की बात है, एक सीताराम नामक ब्राह्मण रहता था। ही अर्नड हिज लाइवलीहुड बाय परफॉर्मिंग पूजाज एंड रिचुअल्स इन द हाउसेस ऑफ पीपल। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अर्न का मतलब होता है कमाना, और ये सेकंड फॉर्म है ही अर्नड। ही अर्न मतलब है कमाता था। हिज लाइवलीहुड, दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। लाइवलीहुड नाउन है जिसका मतलब है जीविका, आजीविका। वह अपनी जीविका, या कह सकते हैं जिसे रोजी रोटी भी कहा जाता है, तो आप इस वर्ड को भी नोट कर सकते हैं। जीविका, आजीविका, रोजी रोटी, उसे लाइवलीहुड कहा जाता है। ही अर्नड हिज लाइवलीहुड मतलब वह अपनी जीविका कमाता था। बाय परफॉर्मिंग पूजाज एंड रिचुअल्स मतलब वह अपनी, इन द हाउसेस ऑफ पीपल मतलब वह लोगों के घरों में पूजा और रिचुअल्स, रिचुअल का मतलब होता है अनुष्ठान, अनुष्ठान कर कर वह अपनी जीविका कमाता था, या कह सकते हैं अपनी जीविका अर्जित किया करता था। वन डे ही गॉट अ चांस टू परफॉर्म पूजा इन अ रिच मैन्स हाउस। दोस्तों, यहाँ पर मैन के बाद एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है का, के, की। जब हम नाम के साथ या किसी व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। रिच मैन्स हाउस मतलब अमीर आदमी का घर। वन डे एक दिन, ही गोट ए चांस उसे एक मौका मिला, टू परफॉर्म पूजा, पूजा करने का, इन ए रिच मैन्स हाउस एक अमीर आदमी के घर पर। द रिच मैन लिव्ड इन अनदर विलेज, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। लिव मतलब रहना, सेकंड फॉर्म में लिव्ड। द रिच मैन लिव्ड इन अनदर विलेज, जो रिच मैन था, अमीर आदमी था, वो दूसरे गाँव में रहता था। चलिए आगे देखिए। सीताराम परफॉर्म्ड द पूजा, जो सीताराम था उसने परफॉर्म मतलब करना, उसने पूजा की। द रिच मैन वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय हिज सर्विस, जो रिच मैन था वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। इम्प्रेस का मतलब प्रभावित होना, वो उसकी सेवाओं से, उसके जो ये काम था उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। दैट इन रिटर्न, और बदले में, द रिच मैन गेव हिम अ हेल्दी गोट। और दोस्तों, ये गिव की सेकंड फॉर्म में, गिव मतलब देना, सेकंड फॉर्म में गिव। इन रिटर्न मतलब कि बदले में, द रिच मैन गेव हिम अ हेल्दी गोट मतलब अमीर आदमी ने उसे एक स्वस्थ बकरी दे दी। सीताराम वॉज वेरी हैप्पी टू गेट द गोट, और जो सीताराम था वो उस बकरी को पाकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। ही लिफ्टेड द गोट ऑन हिज शोल्डर्स, दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। लिफ्ट का अर्थ होता है किसी चीज़ को उठाना, और ये सेकंड फॉर्म है लिफ्टेड। ही लिफ्टेड द गोट ऑन हिज शोल्डर्स मतलब उसने अपने कंधों पर बकरी को उठा लिया। एंड स्टार्टेड फॉर हिज होम, और वो अपने घर के लिए निकल पड़ा। चलिए आगे देखिए।
ही पास्ड थ्रू अ जंगल ऑन द वे टू हिज होम। दोस्तों पास थ्रू का मतलब होता है कहीं से होके गुजरना। ही पास्ड थ्रू अ जंगल, वो एक जंगल से होकर गुजरा। ऑन द वे टू हिज होम मतलब अपने घर जाने के रास्ते पर वो एक जंगल से होकर गुजरा। इन द जंगल 3 क्रुक्स वर हाइडिंग। और दोस्तों क्रुक्स का मतलब होता है बदमाश, उसे क्रुक्स कहा जाता है, ठग बदमाशों को क्रुक्स कहते हैं। और हाइड का मतलब होता है छुपना। इन द जंगल 3 क्रुक्स वर हाइडिंग मतलब जंगल में 3 जो ठग थे वो छुपे हुए थे। When they saw सीताराम with the goat, they decided to trick him। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ट्रिक का मतलब होता है कोई चाल चलना, किसी के साथ धोखाधड़ी करना। When they saw सीताराम, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। सी मतलब देखना और सॉ मतलब देखा। when they saw सीताराम, जब, और दोस्तों दे मतलब वे या वे लोग, जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं तो दे का प्रयोग किया जाता है। when they saw सीताराम, जब उन्होंने सीताराम को देखा, विद द गोट बकरी के साथ, दे डिसाइडेड टू ट्रिक हिम, उन्होंने उसे धोखा देने का फैसला किया, मतलब उसको अपनी चाल में लेने का फैसला किया। एंड गेट द गोट, और बकरी को प्राप्त करने का फैसला किया। वन क्रूक मेड अ प्लान, जो एक ठग था उसने एक योजना बनाई। एंड विस्पर्ड इट टू द अदर टू, क्या मतलब हुआ कि जो एक ठग था उसने योजना बनाई। एंड ही विस्पर्ड इट टू द अदर टू, और उसने दोनों के कान में मतलब ये बात बता दी। और दोस्तों विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, कान में कुछ धीरे से कहना। तो उसने क्या करा, जिसने योजना बनाई थी, विस्पर्ड इट टू द अदर टू, उसने दो जो अन्य थे उनको वो फुसफुसा कर बता दिया अपनी योजना के बारे में। द टू क्रूक्स लाइक्ड द प्लान, जो दूसरे जो द टू क्रूक्स लाइक्ड द प्लान मतलब जो 2 ठग थे उन्हें ये योजना पसंद आई। ऑफ द फर्स्ट क्रूक, पहले ठग की। मतलब क्या इस लाइन का हुआ कि जो 2 ठग थे उन्हें उस पहले ठग की ये योजना पसंद आई। अकॉर्डिंग टू द प्लान दे प्रोसीडेड इन 2 डिफरेंट डायरेक्शंस। अकॉर्डिंग का मतलब होता है अनुसार। अकॉर्डिंग टू द प्लान मतलब योजना के अनुसार। दे प्रोसीडेड इन 2 डिफरेंट डायरेक्शंस। और दोस्तों प्रोसीड का मतलब बढ़ना, कि दे प्रोसीडेड इन 2 डिफरेंट डायरेक्शंस मतलब योजना के अनुसार वे 2 अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ गए। चलिए आगे देखिए और अब आगे पता लगेगा कि वो क्या योजना थी। द फर्स्ट क्रूक वेंट टू सीताराम एंड सेड, जो पहला क्रूक था। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। गो मतलब जाना, वेंट मतलब गया। सेकंड फॉर्म में वेंट नोट कर लीजिए आप। द फर्स्ट क्रूक वेंट टू सीताराम एंड सेड, जो पहला ठग था वो सीताराम के पास गया और उसने कहा, होली ब्राह्मण मतलब कि दोस्तों होली का मतलब होता है कोई सज्जन या कोई ऐसा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति, उसे होली कहा जाता है, या कह सकते हैं महापुरुष। उसने क्या कहा कि महापुरुष ब्राह्मण, वाई आर यू कैरिंग दिस डॉग ऑन योर शोल्डर्स। तो उसने क्या कहा, और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इंट्रोगेटिव वाक्य है, जहाँ पर इज एम आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो उसने क्या कहा, वाई आर यू कैरिंग दिस डॉग ऑन योर शोल्डर्स। उसने कहा कि आप इस कुत्ते को अपने शोल्डर्स पर, अपने कंधों पर क्यों ढो रहे हो। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, कैरी मतलब ढोना। यू आर डाइवर्टिंग फ्रॉम द होली पाथ, और डाइवर्ट का मतलब भटकना। यू आर डाइवर्टिंग फ्रॉम द होली पाथ, आप एक पवित्र जो रास्ता है उससे, उस मार्ग से उससे भटक रहे हो। आई थिंक अ ब्राह्मण शुड नॉट कैरी अ डॉग लाइक दिस, और मुझे लगता है कि एक ब्राह्मण को इस तरह से किसी कुत्ते को नहीं ढोना चाहिए। शुड नॉट कैरी अ डॉग लाइक दिस, तो उसने ये कहा कि मुझे लगता है कि किसी ब्राह्मण को इस तरह से कुत्ते को नहीं ढोना चाहिए। वॉट क्या, अ डॉग एक कुत्ता, शाउटेड सीताराम, जो सीताराम था वो चिल्लाया। हैव यू गॉन मैड, क्या मतलब हुआ। दोस्तों ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, जहाँ पर हैज़ एफ के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मैड मतलब पागल। तो उसने क्या कहा, वॉट अ डॉग शाउटेड सीताराम, जो सीताराम था वो चिल्लाया कि एक कुत्ता। हैव यू गॉन मैड, क्या आप पागल हो गए हो। दिस इज़ ए गोट, ये एक बकरी है। एंड नॉट ए डॉग, और एक कुत्ता नहीं है। आई थिंक मुझे लगता है, यू आर ब्लाइंड, आप अंधे हो। तो क्या मतलब वो उसने क्या कहा कि दिस इज़ अ गोट एंड नॉट ए डॉग, मतलब ये बकरी है कुत्ता नहीं है। आई थिंक यू आर ब्लाइंड मतलब मुझे लगता है कि आप अंधे हो। गो ऑन योर वे, अपने रास्ते पर जाओ। चलिए आगे देखिए।
द क्रुक सेड, जो क्रुक था, ठग था, उसने कहा पार्डन मी सर, और दोस्तों पार्डन मतलब होता है माफ़ करना, पार्डन मी सर मतलब श्रीमान मुझे माफ़ कर दीजिए, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू हेल्प यू। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है, वांट मतलब चाहना, और सेकंड फॉर्म में वांटेड, और यहाँ एक और वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग किया जाना है तो पहली वर्ब के बाद आपको टू लगाना है और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, यहाँ से देखते हैं। द क्रुक सेड मतलब बदमाश ने कहा, उस ठग ने कहा, पार्डन मी सर मतलब श्रीमान मुझे माफ़ कर दीजिए, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू हेल्प यू, लेकिन मैं बस आपकी मदद करना चाहता था। आई टोल्ड यू वॉट आई सो, मैंने आपको वही बताया जो मैंने देखा। द रेस्ट डिपेंड्स ऑन यू, और बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है। डिपेंड मतलब निर्भर करना। द रेस्ट डिपेंड्स ऑन यू, और जो बाकी है वो आप पर निर्भर करता है। सेइंग सो, ऐसा कहते हुए ही वेंट ऑन हिज वे, वो अपने रास्ते पर चला गया। चलिए आगे देखिए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द सेकेंड क्रूक केम इन द वे ऑफ सीताराम, जो दूसरा ठग था, केम इन द वे ऑफ सीताराम, वो सीताराम के रास्ते पर आया। ही सेड टू हिम, उसने उससे कहा, सर श्रीमान, वाई आर यू कैरिंग दिस डैड काफ ऑन योर शोल्डर्स। और दोस्तों इस वर्ड को मैंने आपको बता दिया, कैरी मतलब ढोना। तो उसने क्या कहा, जो दूसरा जो ठग था वो सीताराम के रास्ते पर आया और उसने कहा कि श्रीमान सर, वाई आर यू कैरिंग दिस डैड काफ ऑन योर शोल्डर्स। और दोस्तों डैड मतलब मरा हुआ और काफ मतलब बछड़ा। उसने क्या कहा कि वाई आर यू कैरिंग दिस डैड काफ ऑन योर शोल्डर्स, मतलब कि सर श्रीमान आप अपने कंधों पर इस मरे हुए बछड़े को क्यों ढो रहे हो। दिस इज़ नॉट द जॉब ऑफ ब्राह्मण, ये एक ब्राह्मण का काम नहीं है। गिव इट टू मी, ये आप मुझे दे दो। आई विल कैरी इट फॉर यू, और मैं इसे आपके लिए ढोऊंगा। चलिए आगे देखिए। सीताराम वॉज सरप्राइज, सरप्राइज मतलब हैरान होना। सीताराम वो सरप्राइज, जो सीताराम था वो हैरान था। ही अगेन शाउटेड, वो दोबारा चिल्लाया। हैव यू गॉन ब्लाइंड, क्या तुम अंधे हो गए हो। दिस इज़ ए गोट, ये एक बकरी है, एंड नॉट ए डेड काफ, और ये दिस इज़ ए गोट एंड नॉट ए डेड काफ, मतलब ये बकरी है, कोई मरा हुआ, एंड नॉट ए डेड काफ, मरा हुआ बछड़ा नहीं है। सी केयरफुली, ध्यान से देखो। चलिए आगे देखिए। ओह होली सर, मतलब कि पवित्र श्रीमान, प्लीज़ डोंट बी एंग्री, कृपया गुस्सा मत करिए, क्रोध मतलब गुस्सा मत होइए। आई टोल्ड यू व्हाट आई सॉ, मतलब मैंने आपको बताया जो मैंने देखा। आई एम नो बडी टू गिव यू एडवाइस, मैं कोई भी नहीं होता हूँ आपको सलाह देने वाला, टू गिव यू एडवाइस, बट लुक फॉर योर सेल्फ, लेकिन खुद देखो। इफ़ इट इज़ अ डेड काफ और नॉट, कि क्या ये मरा हुआ बछड़ा है या नहीं। इफ़ यू वॉन्ट टू कैरी दिस डेड काफ, यदि आप इस मरे हुए बछड़े को ढोना चाहते हैं। हु एम आई टू से एनीथिंग अबाउट इट, मतलब हु एम आई, मैं कौन होता हूँ, टू से एनीथिंग अबाउट इट, इस बारे में कहने के लिए मैं कौन होता हूँ। सेइंग दिस, ऐसा कहते हुए, द सेकेंड क्रूक ऑल्सो वेंट अवे, जो दूसरा क्रूक था, दूसरा जो ठग था, ऑल्सो वेंट अवे, वो भी चला गया। चलिए आगे देखिए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द थर्ड क्रूक केम अक्रॉस, जो तीसरा जो ठग था वो सामने आया। अक्रॉस सीताराम, मतलब वो सीताराम के सामने आया। ही सैड इन ए पोलाइट टोन, और दोस्तों पोलाइट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विनीत। ही सैड इन ए पोलाइट टोन, उसने एक विनीत स्वर में, मतलब बहुत ही प्यार से उसने कहा, सर श्रीमान, इट डज़ नॉट सूट अ लर्नड मैन लाइक यू टू कैरी अ फोल ऑन हिज शोल्डर्स। क्या अर्थ हुआ। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, FOAL। फोल का मतलब होता है गधे का या फिर घोड़े का जो बच्चा होता है उसे फोल कहा जाता है। तो उसने क्या कहा कि सर श्रीमान, इट डज़ नॉट सूट अ लर्नड मैन लाइक यू, मतलब एक विद्वान व्यक्ति आपके जैसे एक विद्वान व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता है, टू कैरी अ फोल ऑन हिज शोल्डर्स, किसी गधे के बच्चे को या घोड़े के बच्चे को शोल्डर्स पर, कंधों पर ढोने का मतलब ढोना एक आपके जैसे विद्वान व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। आई थिंक, मुझे लगता है, यू शुड थ्रो इट बिफोर एनीवन एल्स सीज यू, उसने क्या कहा, और थ्रो मतलब फेंकना। आई थिंक यू शुड थ्रो इट। और दोस्तों शुड का प्रयोग वाक्यों में सलाह के लिए किया जाता है। जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ आप सलाह दर्शाना चाहते हैं तो वहाँ शुड का प्रयोग किया जाता है।
तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, आई थिंक मुझे लगता है, यू शुड थ्रो इट, आपको इसे फेंक देना चाहिए, बिफोर एनी वन एल्स सीज यू, इससे पहले कि कोई और आपको देखे। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि ये जो तीनों ठग हैं ये किसी तरह से उस व्यक्ति को अपनी बातों में लेना चाह रहे हैं, उसको अलग अलग तरह से उसको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो उस बकरी को ले सकें। चलिए आगे देखिए, आगे पता लगेगा कहानी में क्या होता है। सीताराम वॉज नाउ इन अ ग्रेट कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन का मतलब भ्रम, जो सीताराम था वो अब एक बहुत बड़े भ्रम में था। 3 different persons had told him that the animal he was carrying was not a goat। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, इस वाक्य में हेड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया, आप देख सकते हैं, ये टेल की थर्ड फॉर्म है, टोल्ड मतलब बताना, और ये हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, जब हम पास्ट परफेक्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर हेड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, और इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, 3 different persons had told him that the animal he was carrying was not a goat, मतलब 3 अलग अलग लोगों ने उसे बताया था कि जो एनिमल मतलब जिस पशु को, जानवर को वो ढो रहा है, was not a goat, वो बकरी नहीं है। he thought, उसने सोचा, perhaps शायद, this is not a goat, शायद ये मतलब this is not a goat, ये बकरी नहीं है, but a demon, लेकिन ये कोई राक्षस है। फॉर दिस रीज़न मतलब इस कारण से, इट सीम्स डिफरेंट टू डिफरेंट पर्सनस, और सीम मतलब प्रतीत होना, इसी कारण से इट सीम्स डिफरेंट टू डिफरेंट पर्सनस मतलब ये अलग अलग लोगों को अलग अलग दिखता है। चलिए आगे देखिए। सीताराम एट वंस थ्रू द गोट एंड टुक टू हिज हिल्स, और दोस्तों ये थ्रो की सेकंड फॉर्म है, थ्रू मतलब फेंक देना, थ्रो की सेकंड फॉर्म है थ्रू। सीताराम एट वंस, और एट वंस मतलब तुरंत, सीताराम एट वंस थ्रू द गोट मतलब सीताराम ने तुरंत उस बकरी को फेंक दिया, एंड टुक टू हिज हिल्स, और वो भाग खड़ा हुआ, बहुत तेज़ी से भागा। दिस इज़ वॉट द 3 crooks वांटेड हिम टू डू, और यही जो चीज़ थी वो तीनों ठग उससे चाहते थे, वांटेड, वो जो तीनों ठग थे वो यही चाहते थे कि वह वैसा करे। दे वर वेरी हैप्पी टू गेट द गोट, और वो बहुत ज़्यादा खुश हुए उस बकरी के मिलने पर। दैट नाइट दे किल्ड द गोट, उस रात उन्होंने उस बकरी को मार दिया, एंड फीस्टेड ऑन इट, और उन्होंने उसकी दावत खाकर आनंद किया। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। वैसे इसमें कोई ऐसा मॉरल नहीं है, लेकिन बस मॉरल इतना सा ही है कि किसी की भी बातों में जल्दी से नहीं आना चाहिए। कई बार हो सकता है वो लोग हमें धोखा दे रहे हों या फिर हमें भ्रम में डालना चाहते हों। तो दोस्तों ये आज की कहानी थी, यदि अच्छी लगे तो आप ज़रूर लाइक करें। उसके अलावा हमेशा की तरह मैं आपको कहानी के एंड में होमवर्क देता हूं। अब आप होमवर्क को नोट कर लीजिए, और होमवर्क ये है कि मैं आपको 2 वर्ड्स दूंगा हमेशा की तरह, और आपको उनको 2 सेंटेंस बनाना है और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए आप उन्हें नोट कर लीजिए। पहला वर्ड है थ्रू। दोस्तों ये थ्रो की सेकंड फॉर्म है, थ्रो मतलब फेंकना, और ये सेकंड फॉर्म है थ्रू। तो आपको एक वाक्य बनाना है जहाँ पर आपको इस वर्ड का प्रयोग करना है। अब आप दूसरे वर्ड को भी नोट कर लीजिए। दूसरा वर्ड है वांटेड। दोस्तों ये जो वर्ड है वांटेड, ये वांट की सेकंड फॉर्म है, वांट मतलब चाहना, और ये सेकंड फॉर्म है वांटेड। तो आपको एक वाक्य बनाना है जहाँ पर आपको इस वर्ब का प्रयोग करना है। तो इस तरह से मैंने आपको आज 2 वर्ड्स दिए हैं, और दोनों के दोनों ये वर्ब हैं, सेकंड फॉर्म है। आपको 2 वाक्य बनाने और इनका उसमें यूज़ करना, और आपको उन्हें कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।